हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे से है और हमने पढ़ लिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक सीधी ट्यूब थी और एक टिल्टेड ट्यूब थी। तो जो ट्यूब होती है उसके अंदर पानी किस तरीके से फ़्लो करता है और उस पानी को पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कैसे किया था वो सब मैंने आपको बता दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं कि वो कैसे जनरेट होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी से प्रोड्यूस किया जाता है। जो बैटरी होती है, सेल होते हैं, उनसे एक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है। जब वो जो सेल या बैटरी होता है उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस सेल की खुद के अंदर, वो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करती है। और हमने ये पिछले वीडियो में देख लिया था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तभी किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को जो इनिशिएशन चाहिए होता है वो किससे मिलता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस से मिलता है। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है। जब कोई दो पॉइंट्स हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात बताइए, जब डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब दो चीज़ों के बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस है तो चीज़ों के बीच का अंतर है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच का अंतर हो सकता है। अब जो अंतर है वो किसी पॉइंट्स के बीच में होगा। जैसे 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। 5 और 7 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2। तो जो 2 है वो किसी दो पॉइंट्स के बीच का अंतर है। तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी अंतर, तो ये भी किसी दो पॉइंट्स के बीच का अंतर होगा। तो वही दो पॉइंट्स के बीच का अंतर हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं और ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, कि पर चार्ज कितना काम हमने किया, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और इससे इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल कूलम इनवर्स। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स और SI यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट। चलिए देखते हैं आगे। अब है ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। ओम्स लॉ बिना कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिक है कि आपको ओम्स लॉ आना ही चाहिए, तो इस लॉ को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ओम्स लॉ होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जो वोल्टेज है हमारी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं, इसकी दो डेफिनेशंस हैं, दोनों ही मतलब इसी से ये डेफिनेशन निकाली गई है। ये यूँ कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन से ये डेफिनेशन निकाली गई है। तो देखते हैं दूसरी, कि जो रेशियो है वोल्टेज और करंट का वो कोई कांस्टेंट होता है। अब देखिए कि वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, ये हम सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। तो अब ये देखिए कि जब V और I का हमने रेशियो लिया तो एक कांस्टेंट आया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया तो ये कांस्टेंट आया और I यहाँ था लेकिन I को हम इसके नीचे ले गए। तो हम दोनों ही तरीके से कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है। अब देखिए, अब जो वो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, और डिनोट किससे करेंगे, R से। तो जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आया है वो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखते हैं, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एक प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस जो है, जैसे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो करंट का फ्लो हो रहा है उसे रेजिस्टेंस अपोज करेगा। फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस अपोज करेगा। जैसे करंट अगर इस डायरेक्शन में है
तो रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे हम चलते हैं तो चलने के लिए जो हम चलते हैं उसे जो अपोज करता है वो होता है फ्रिक्शन। ऐसे ही जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि और जो रेजिस्टेंस होता है वो जो कंडक्टर होता है उसमें कम होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और जो इंसुलेटर्स हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ करंट बिल्कुल कम होता है। तो फ्लो ऑफ करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जहाँ फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। और ऐसा किस में होता है कि फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हो? ऐसा होता है कंडक्टर्स में। चलिए देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो कंडक्टर की लेंथ पे, कि जो वायर है, जो वायर हम लेते हैं कंडक्टिंग के लिए, उसकी जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी कि जितना बड़ा हम वायर लेंगे उसके अंदर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि अगर हम एरिया जो होता है वायर का वो होता है सर्कल के एरिया के बराबर। तो जो एरिया है वायर का, यानी कि वायर की जो थिकनेस है, मान लीजिए एक इतना मोटा वायर है, ठीक है, और एक इतना पतला वायर है, तो जो मोटा वायर होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और जिसका सर्किल बड़ा होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा। जैसे एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इससे एक रिलेशन निकल के आता है कि जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो एल हमारी लेंथ है, ए हमारा एरिया है, और जो ये रो आया है ये रेजिस्टिविटी है। ये भी एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये मेटल्स और कंडक्टर्स के अंदर होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर तक। और जो रेजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। और जो अब ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं, ये एक एक नंबर में आ सकते हैं, और ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्या होता है ना कि जैसे पूरा लेसन है तो लेसन में जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो हम सुन ही लेते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हमें याद है तो हम वो पूरा लिख सकते हैं। लेकिन जो एक लाइन आंसर होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट, जो एक एक नंबर के अंदर आंसर होता है, वो उसमें क्या होता है, अगर आपने सुना है तो आप कर देंगे, अगर आपने नहीं सुना, आपको नहीं आता, तो बस आप नहीं कर सकते, उसमें फिर आप अंदाजे नहीं लगा सकते, और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एकदम टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। तो जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या एक एक मार्क्स की जो लाइंस होती हैं ना, पॉइंट मतलब जो अच्छे पॉइंट होते हैं चैप्टर के, वो आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि वही एक एक नंबर में सवाल बनता है। तो चलिए देखते हैं, जो टंगस्टन है वो यूज़ किया जाता है फिलामेंट्स में और इलेक्ट्रिक बल्ब में। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती हैं उनके अंदर जो फिलामेंट भरा जाता है वो टंगस्टन का भरा जाता है। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, और जो कॉपर एल्युमिनियम है वो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसके अंदर कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है जिससे वो बल्ब ग्लो करता है वो क्या होता है, उसमें टंगस्टन होता है। अब देखते हैं रेजिस्टर्स सीरीज़ और पैरेलल में। अब देखिए, जो रेजिस्टर है उसको किसी भी सर्किट के अंदर दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो उसको सीरीज़ में जोड़ दें और एक उसको पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है। अब पैरेलल से आप समझ पा रहे होंगे कि समानांतर, यानी कि एक के बराबर एक, और सीरीज़ यानी साथ में।
तो देखते हैं कि अब इनका जब इनको सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट और वोल्टेज पे इनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए देखते हैं पहले सीरीज़ कि हमने एक सर्किट लिया जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दिया यानी बराबर में जोड़ दिया, और इसके साथ एक वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, एक एमीटर कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट फ्लो करवा दिया। अब देखिए जो एमीटर और वोल्टमीटर हैं वो क्या करेंगे, एमीटर क्या करेगा, करंट कितना आ रहा है, कितना फ्लो ऑफ करंट है उसको मेजर करेगा, और वोल्टमीटर मेजर करेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज इसमें है, तो वो वोल्टमीटर मेजर करेगा। इसलिए हमने एमीटर और वोल्टमीटर लगाया है, क्योंकि हम सर्किट को तो जोड़ लेंगे लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता कि कितनी वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो हो रहा है तो उस रीडिंग का फ़ायदा क्या, उस अपरेटस का फ़ायदा क्या जिसमें हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है। बैटरी को कनेक्ट करना ज़रूरी है। रेजिस्टर कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि रेजिस्टर के बारे में हमें जानना है, और एक कनेक्ट किया है हमने ये की, और ये जो की कनेक्ट किया है इसका मतलब होता है कि जब हम की को बंद कर देंगे, मतलब एक ऐसे डिब्बा सा होएगा उसके अंदर एक चाबी सी लग जाती है, तो जब वो चाबी लग जाती है तो सर्किट चलने लग जाता है, और चाबी जब हट जाती है तो वो सर्किट नहीं चलता। तो की जो है ये हम मान सकते हैं कि एक स्विच है जो सर्किट को ऑन और ऑफ करने के काम आता है। अब आपको ऑपरेटर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्या होगा। जो करंट है वो सीरीज़ रेजिस्टर्स में सेम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो करंट है वो सीरीज़ में सेम रहता है। जो फ्लो है जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो इसमें फ्लो होएगा और वो ही करंट इसमें फ्लो होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम फ्लो नहीं करती सीरीज़ में जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। तो वोल्टेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी V बराबर टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो भी जितने भी रेजिस्टर्स लगाए जाएंगे उस हिसाब से ये नंबर ऑफ वोल्टेज चलता जाएगा। अब हमने यहाँ 2 रेजिस्टर लगाए हैं तो ये हो जाएगा V क्या होता है, वोल्टेज हमने ओम्स लॉ से देखा था क्या होती है IR, तो जो V होती है हमारी वो होती है IR। तो V बराबर IR और V1 बराबर I1 R1 और V2 बराबर I2 R2। अब जो करंट है वो सेम रहेगा तो I1 की वैल्यू भी आई है और I2 की वैल्यू भी आई है। तो हमने पूरी इस इक्वेशन में सिर्फ हर कहीं I लिखा है, ठीक है। अब IR बराबर IR1 प्लस IR2, I हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2। अब I से I कट जाएगा तो ये बन जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। तो जो रेजिस्टर्स होता है रेजिस्टर सीरीज़ के अंदर वो उनका सम होता है। जैसे अब ये R1 और R2 है, मान लीजिए जो R रेजिस्टर है वो होता 5 और R2 होता 4। तो जो हम ये कहते और ये कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 9 ओम, ठीक है। ये इसका सम हो गया। अब देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, अब जो सीरीज़ थी उसके अंदर करंट सेम होता है, जो पैरेलल होते हैं उनके अंदर वोल्टेज सेम होता है। तो जब वोल्टेज हमारा सेम है तो V1 बराबर V2 बराबर V3 जितने भी हैं वो सब बराबर रहेंगे V के। जैसे पिछले में I1 बराबर I2 बराबर I था, तो अब हम इसमें देखेंगे कि करंट वेरी कर रहा है तो I बराबर हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब जो I होता है ओम्स लॉ से वो होता है V अपॉन R। तो जब ओम्स लॉ से V अपॉन R हो गया I, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे I की। अब वोल्टेज हमारा सबका सेम है तो वोल्टेज V1 V2 V3 की जगह हम V ही लिखेंगे, और जो R है उसकी जगह हम लिख देंगे R1 R2 R3। अब V कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/R2 1/R3 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आके बाहर
तो ये v इन तीनों v से कैंसिल हो जाएगा जब इन तीनों v में से v कॉमन आ जाएगा। तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी कि जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल के अंदर रेजिस्टर्स का, वो रेसिप्रोकल का सम होता है। रेसिप्रोकल का सम कैसे, जैसे मान लीजिए रेसिप्रोकल यानी कि 1 में वैल्यू। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 6 है, 7 है और 8 है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो होगा हमारे पास 1/6 + 1/7 + 1/8। फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी बराबर हमारे 1/RP के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस आ जाएगी वैल्यू पैरेलल के अंदर। अब देखते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज क्यों हैं। और आप लोगों को जानने की इच्छा ज़रूर हो रही होगी कि जो हम घरों में कनेक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा कनेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं कि घरों में जो कनेक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, और वही क्यों यूज़ करते हैं, कोई दूसरा कनेक्शन क्यों यूज़ नहीं करते। देखिए कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि अगर मान लीजिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन का पहले ये डिसएडवांटेज देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसी वजह से हम जो घरों के कनेक्शन है वो पैरेलल में रखते हैं। कि अगर मान लीजिए अगर हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए सर्किट्स, तो अगर एक भी जगह सर्किट ख़राब हो गया ना, मान लीजिए हर कमरे में स्विच बोर्ड होता है, अगर उस स्विच बोर्ड में से थोड़ा सा भी कहीं भी एक स्विच भी ख़राब हो गया तो पूरे घर का जो सर्किट है वो ख़राब हो जाएंगे, फिर आगे लाइट नहीं जाएगी। अगर एक भी कंपोनेंट फेल होता है तो पूरा सर्किट टूट जाएगा बीच में से, और फिर आगे के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सर्किट्स हैं, वो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई वहीं रुक जाएगी। अब जैसे पानी है, पानी फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, ठीक है। अब अगर आप पाइप को बीच में से खींच देंगे यानी बंद कर देंगे उसका फ्लो, तो क्या आगे पानी बहेगा? नहीं, क्योंकि आपने बीच में पानी को रोक दिया। तो बस सीरीज़ में भी ऐसा ही है कि अगर एक भी कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा तो जो सर्किट है वो आगे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं हो पाएगी सर्किट के अंदर। ठीक है, और अब देखते हैं इसका सेकंड डिसएडवांटेज कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज़ के अंदर क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है। भाई सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है, ये हमने देख लिया था। और जो बल्ब है और जो हीटर है उन दोनों को एक जैसे करंट की वैल्यू नहीं चाहिए होती। एक बात बताइए, आपके घर में एक छोटा बच्चा है जो 4-5 साल का है और एक अच्छा खासा जवान है 20-22 साल का, ठीक है। तो अब उन दोनों के खाने की खुराक एक जैसी तो होगी नहीं। जो छोटा बच्चा है वो कम खुराक खाएगा और जो बड़ा है वो ज़्यादा खाएगा। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक हीटर है वो दोनों सेम पावर पे नहीं चलेंगे। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे करंट की कम ज़रूरत होती है और जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लेकिन सीरीज़ में बराबर करंट आता है, इसलिए हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते और कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल के अंदर। अब देखिए कि जो पैरेलल के अंदर हमने कनेक्ट कर दिया और जो टोटल रेजिस्टेंस है, द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड, दिस हेल्प द गैजेट्स विच हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग दी जा सकती है, इसलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमें हेल्पफुल रहता है कि जो घरों के जो सर्किट्स होते हैं, जैसे बल्ब को कम करंट वैल्यू चाहिए और हीटर को ज़्यादा, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा वैल्यू दें हम करंट की, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट है उससे हम कौन से एपरेटस चलाते हैं और उससे क्या होता है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने पहले देख लिया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी सेल या बैटरी में उसके अंदर खुद के अंदर केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है।
और दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट, यानी कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसी की वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है। अब जो फ्लो ऑफ करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, ये हमने पहले भी देख लिया था। और यहाँ भी पंखे को घुमाने के काम आ रही है, उसको रोटेट करने के काम आ रही है। और जो ऐसा नहीं है कि जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ पंखे को घुमाने के काम आ रही है, नहीं, जो उसमें से थोड़ी एनर्जी है वो क्या करती है, टेम्परेचर को हाई कर देती है, गैजेट्स के टेम्परेचर को। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि पंखा है वो चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, सुबह से शाम हो गई पंखे को चलते चलते, तो वो गर्म हो जाता है। अब आपने बल्ब का देखा होगा, जब आप बल्ब चेंज करते हैं फ्यूज़ होने के बाद, और अगर आप तुरंत चेंज कर रहे हैं बल्ब को या लाइट को, तो वो गर्म हो जाती है। वो क्यों गर्म होती है? क्योंकि उसका जो काम है, यानी कि लाइट का जलने का काम है, फ़ैन का घूमने का काम है, इसके अलावा भी जो एनर्जी है वो उसको हीट अप करने के काम आ रही है या फिर उसको हीट अप कर रही है। तो इसलिए जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ उसी काम में नहीं लगती, कुछ एनर्जी जो गैजेट्स हैं उनको गर्म भी कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वही एग्ज़ाम्पल है कि जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो गर्म हो जाता है बहुत देर तक उसको यूज़ करते हुए। और फिर है कि इफ़ द रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि जो रेजिस्टर हैं अगर वो सिर्फ बैटरी से कनेक्ट कर दिए जाएं तो जो सोर्स एनर्जी है वो कंटिन्यूसली उड़ती रहेगी, डिसिपेटेड यानी उसका ख़त्म होती रहेगी और हीट की फॉर्म में। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये किस किस चीज़ में यूज़ आता है? जो हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक आयरन हीटर मान लीजिए आपने नहीं भी देखा होगा, देखा है तो अच्छी बात है, तो इलेक्ट्रिक आयरन आप सभी ने देखी होगी। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें क्या होता है कि वो गर्म होती है, और जब वो गर्म होती है तब हम उससे प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्टर्स है वो बैटरी से कनेक्ट किए जाते हैं, तो जो एनर्जी है उसकी वो हमेशा उड़ती रहती है, यानी कि डिसिपेटेड होती रहती है, कंज्यूम होती रहती है, और वो जो पूरी एनर्जी है वो कंज्यूम होती है फॉर्म ऑफ हीट में। इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन जल्दी गर्म होती है, बजाय जो फ़ैन होते हैं वो लंबे समय तक काम करेंगे तब गर्म होंगे, और जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका तो काम ही होता है कि गर्म होके काम करना, क्योंकि उसके अंदर जो रेजिस्टर्स हैं उनको सिर्फ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं पावर। पावर क्या होता है कि जो ये जो पावर सप्लाई होती है जो घरों में होती है उसे क्या कहते हैं? पावर सप्लाई। और हम कितनी पावर दे रहे हैं वो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट, या कह सकते हैं करंट को हम क्या लिख सकते हैं? Q/T। तो चार्ज पर सेकंड, वोल्टेज इनटू चार्ज पर सेकंड हमारी क्या होती है? पावर। और हीट क्या होती है? ये तो हो गई हमारी पावर, और हीट हमारी क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी पावर इनटू टाइम, यानी कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में, वो हमारी क्या हो जाएगी? हीट। अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? H बराबर I²RT। जैसे P था, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? VI। और जो V है उसकी जगह हम लिख सकते हैं IR। तो ये हो जाएगा, जब हम V की जगह लिख सकते हैं IR तो ये क्या बन जाएगा? I²R। ये बन जाएगा, एक मिनट, ये बन जाएगा I²R। तो I²R और ये जो पावर है ये पावर तो हो गई I²R, और T हो गया हमारा T। तो I²RT हमारा क्या हो जाएगा? हीट। और इसी को कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी 1 या 2 नंबर में सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप इस फॉर्मूले को लिख के और डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे। और इससे जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। चलिए देखते हैं अब आगे।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, समटाइम्स हीट इज़ अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट्स। कि कई बार क्या होता है कि जो हीट होती है ना वो अनडिज़ायरेबल होती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। अब देखिए, आप लोगों के घरों में भी होता होगा, मेरे घर में तो होता है कि अगर हमने सुबह से शाम तक कूलर चला रखा है तो मम्मी शाम को कूलर बंद कर देती है और कहती है कि कूलर को भी थोड़ा आराम करने दो, ये गर्म हो गया होगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होती है, जो अनडिज़ायरेबल हीट होती है, हम नहीं चाहते कि वहाँ वो हीट होए, लेकिन उसकी बेसिक फिनोमिना है कि वो हीट जनरेट होती है। तो वो जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाती है कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर। और इस अवॉइडेबल हीट जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, इस हीट से क्या होता है कि जो गैजेट है, कंपोनेंट है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। पंखों का, ट्यूबलाइट का और मोटर का, इन सब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब जैसे मोटर होती है उसका टेम्परेचर ना बढ़े, इसलिए उसके अंदर फ़ैन लगाया जाता है ताकि वो ठंडी रहे। और अब देखिए कि जो used for producing lights as in electric bulb, the filament retain as much as heat it can and gets very hot and emit light। और जो मैंने क्या बताया था, देखिए पहले इससे मेरे को एक सवाल याद आ गया कि मैंने आपको बताया था कि जो फिलामेंट है उसके तौर पे हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो क्या आपको याद है कि हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? वो था टंगस्टन। टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं एज ए फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है उसके अंदर हम फिलामेंट यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, और फिर जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और गर्म हो जाएगा तो वो हीट लाइट को एमिट करने लगेगा। यानी कि वो जो फिलामेंट होता है वो हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। चलिए देखते हैं, अब ये बस लास्ट है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये और देख लीजिए। जो बल्ब्स हैं उनके अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? ताकि जो फिलामेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये भी सवाल बन सकता है कि जो बल्ब्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों। तो कौन सी गैस भरी जाती है? इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और वो इसलिए भरी जाती है ताकि जो फिलामेंट है वो लंबे समय तक चले। अब आगे देखते हैं, फ्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब ये फ्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है और इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है? जो फ्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाते हैं ज़्यादा ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, करंट आ जाए, उससे सर्किट को ख़राब होने से बचाते हैं। वो कैसे? कि जो सर्किट है उसके अंदर इस फ्यूज़ को सीरीज़ में लगाया जाता है, और ये सीरीज़ की डिसएडवांटेज होती है कि वो अगर एक जगह से ख़राब हो गई तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगी। इसीलिए सीरीज़ के अंदर हम अपने घरों के सर्किट्स को नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर एक भी जगह ख़राब होया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। इसीलिए फ्यूज़ को सीरीज़ में लगाया जाता है। मान लीजिए हमारा जो फ्यूज़ है वो 5 एम्पियर करंट को झेल सकता है, ठीक है, और जो लाइट आई वो 6 एम्पियर करंट की आई। तो जब लाइट 6 एम्पियर करंट की आएगी तो फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। जो फ्यूज़ है वो जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो क्या होगा, जब एक बार फ्यूज़ ख़राब हुआ तो जो आगे लाइट जा रही थी वो सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो कनेक्टेड है सीरीज़ में। इसीलिए फ्यूज़ को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया जाता है ताकि जो सप्लाई वो झेल नहीं सकता उतनी सप्लाई आए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाए और आगे की हमारी सारी जो इक्विपमेंट्स है जो हमने लगा रखे हैं, लाइट है, बल्ब है, फ़ैन है, वो सब बच जाएं और हमारा जो नुकसान है वो ना हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट की, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, V²/R, I²/R और VI। जिस हिसाब से ये जो न्यूमेरिकल करने में वैल्यूज़ काम में आती हैं, आपको मान लीजिए रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे VI का। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप
आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको देखना होगा कि आपको आई दिया हुआ है क्वेश्चन में या वी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप पावर निकाल सकते हैं। और 1 वोल्ट जो पावर होती है वो बराबर होती है 1 वोल्ट एम्पियर के। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट। और वोट बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, इसलिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं किलोवाट। किलोवाट के हिसाब से हम पावर को मेजर करते हैं, लेकिन जो वोट है वो उसकी एसआई यूनिट है। और जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या है, किलोवाट। और जिसको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, यूनिट। हम ये कहते हैं ना इतने यूनिट बिल आया है इस महीने की, तो इतनी यूनिट हो गई, तो वो यूनिट कितनी होती है, किलोवाट के अंदर होती है, जिसे हम यूनिट कह देते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की, वोट होती है। चलिए बस ये जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। बहुत लंबा वीडियो हो गया है वैसे भी।